अच्छा, आज जो है हमारा 11th टाइप चलेगा, यानी हमने जो है 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। याद रखिएगा 10 टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जरा देखते हो। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ध्यान से समझना। इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, यानी अगर आप 210 और 55 का एचसीएफ निकालते हैं, वो जो एचसीएफ आएगा उसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको जो है y की वैल्यू बतानी है। एक बार और समझा रहा हूं। हमारे पास दो नंबर हैं 210 और 55। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो किसके बराबर होगा? वो इस नंबर के बराबर होगा। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है, पहले आप 210 और 55 का एचसीएफ निकाल लो। उसके बाद जो एचसीएफ आएगा उसको इस नंबर के बराबर कर देना और सॉल्व कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आराम से ट्राई करो। यानी बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं 210 और 55। इन दोनों नंबरों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जो एचसीएफ आएगा वो इस नंबर के बराबर होगा। तो आपको क्या बताना है, y की वैल्यू बतानी है। तो दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल लो, उस एचसीएफ को इस नंबर के बराबर कर दो और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सिंपल है। तो आराम से ट्राई करो और कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए और नोट्स बाद में बन जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हर टाइप का एक क्वेश्चन कॉपी में लिखना। मैं आप ही के पीछे पीछे चल रहा हूँ, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। तो पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 210 और 55 का एचसीएफ निकालना होगा। तो 210 और 55 का एचसीएफ कैसे निकालोगे? यहाँ पे हमारे पास जो है 210 और 55 में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 का डिवाइड जब आप 210 में करोगे तो 42 आ जाएगा। 5 का डिवाइड जब आप 55 में करोगे तो 11 आ जाएगा। अब देखो 42 और 11 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इतना सिंपल है। यानी 210 और 55 का जो एचसीएफ है वो 5 है। अब ये जो 5 आया है उसको जो हमारा गिवन नंबर है पूरा इसके बराबर कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। आराम से करें बच्चे, कोई भी डाउट हो पूछ लें। अब हमारे पास जो नंबर है, यानी जो नंबर है उसको हमें किसके बराबर करना है, एचसीएफ के बराबर करना है। ये तो बोल रहा था कि ये जो नंबर है उसको हम एचसीएफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा वो इस नंबर के फॉर्म में होगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ को हमने 5 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, बड़े ध्यान से समझना। 210 इंटू 5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, 1050। इसके बाद ये जो 1050 है उसके दूसरे साइड ले जाइए आप, तो माइनस में आ गया। अब जब आप माइनस कर दोगे इसे, यानी 5 जब आप माइनस करोगे किसमें, 1050 में, तो आपका क्या आ जाएगा, 1045 आ जाएगा। इसके बाद जो है आप 55 का डिवाइड कर दीजिए। इतना सिंपल है। तो जब आप 55 का डिवाइड करोगे 1045 में तो आपका माइनस के 19 आ जाएगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो माइनस के 19 है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका एमयू में भी आता है और आपका बोर्ड में भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा और किसी भैया को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो बोल क्या रहा है हमारे पास, ये बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं 408 और 1032। दो नंबर हैं 408 और 1032। इन दोनों नंबरों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबरों के एचसीएफ के बराबर है। आपको एम की वैल्यू बतानी है, तो आराम से बताओ, वही सेम क्वेश्चन है। यानी इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ आएगा उसको इस नंबर के बराबर कर देना और आपको एम की वैल्यू निकालनी है। तो आराम से करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अभी याद रखिएगा जब भी आप नोट्स बनाएं तो जो 11th टाइप के क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन कॉपी में उतार लेना बस, ताकि आपके नोट्स भी बनते चलेंगे। मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें नंबरों का एचसीएफ निकालना है जो हमें नंबर गिवन है। तो सबसे पहले मैंने किसका डिवाइड कर दिया, 8 का डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो 2 का डिवाइड कर सकते हो, आपका मन है, जैसे चाहो कर लो। तो जब 8 का डिवाइड करोगे 408 में तो 51 बार जाएगा। जब आपका 1032 में करोगे तो आपका 129 आएगा। अच्छा, इसके बाद जब आप 3 का डिवाइड 51 में करोगे तो 17 बार जाएगा और 129 में करोगे तो आपका 43 बार जाएगा। आप चाहो तो पहले 2 से ब्रेक कर सकते हो, फिर से 2 से ब्रेक करो, आपका मन है, आप जैसे चाहो कर लो। लेकिन जो एचसीएफ है वो हमारा सेम ही आएगा। यानी जो हमारा एचसीएफ आएगा दोनों नंबरों का वो क्या आएगा, 8 × 3। 8 × 3 यानी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। यानी जो दो नंबर है उन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो हमारा 24 है। इतना सिंपल है।
इसके बाद करना क्या है कि जो हमारा HCF आएगा वो हमारे इस नंबर के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो HCF है वो किसके बराबर है, 1032 इंटू एम माइनस के 408 इंटू 5 के बराबर है। इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो HCF है उसको हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका 408 इंटू 5 करोगे, यानी 408 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2040 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो 2040 है उसको आप दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये प्लस में 2040 आ गया। अब इसके बाद हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, यानी जब आप 2040 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2064 आएगा। अब 1032 का डिवाइड कर दीजिए आप, 1032 का डिवाइड करोगे तो ये आपको कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी m की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी 2 आएगी। आराम से देख लें। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ये भी हमारा इसी जैसा क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है इफ द HCF ऑफ, यानी हमारे पास दो नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का जो HCF है उसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमारा गिवन नंबर है, आपको P की वैल्यू बतानी, यानी जो P आ रहा है P की वैल्यू आप बताएं। तो आराम से आप ट्राई करें और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा ऑनलाइन, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो आराम से कोई भी डाउट हो पूछ लेना। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों नंबरों को यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास दो नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का जो HCF है उसको हम इस नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको P की वैल्यू बतानी है। तो आराम से आप बताएं P की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल धीरे धीरे एंजॉय करते हुए चलो। और अक्षय जी चिंता ना करें, जो नेक्स्ट वीक है तब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि मैं जो है पूरे 10 साल की क्वेश्चन भी कराता हूँ तो चैप्टर लंबा हो जाता है। लेकिन जो और टीचर होते हैं वो बेसिकली बस NCERT कराते हैं, तो 4-5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरी भावनाएं समझें बस, क्योंकि मैं आप ही के लिए फायदे के लिए इतना सारा करा रहा हूँ। क्योंकि पेपर में अगर आ गया NCERT के अलावा कहीं से भी तो आप उसे कर नहीं पाओगे और आपके 5 नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए बस भावनाएं समझिएगा। अमन जी भैया आंसर जो है वो 22 आएगा। भविष्य जी का ठीक है, पॉइंटों में आंसर नहीं आ रहा और ना ही माइनस में आ रहा। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दो नंबर है उनका हमें HCF निकालना है, बस इतना सिंपल है। तो सबसे पहले हमने 9 से डिवाइड कर लिया, आप 3 से कर लें चाहे तो एक ही बात है। जब आप 3 का डिवाइड करेंगे 6, 5, 7 में तो आपका 73 आ जाएगा। इसी तरीके से 9, आपका 9 का डिवाइड जब आप 963 में करेंगे तो आपका 107 आ जाएगा। अब 73 और 109 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 9 होगा। इतना सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हमसे बोल रहा है कि जो इन दोनों नंबरों का HCF होगा वो हमारे गिवन नंबर के बराबर होगा। तो हमारे पास यही है कि जो हमारे नंबर हैं, जो हमें नंबर गिवन है उसके बराबर क्या होगा, हमारा HCF होगा। यानी हमने HCF की जगह 9 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जब आप 963 का मल्टीप्लाई आप माइनस के 15 में करोगे तो ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, और ये जो 963 है इसका मल्टीप्लाई जब आप 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1445 आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो 1445 है इसको आपको दूसरी साइड ले जाना है, यानी प्लस कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे यही हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 14454 हो जाएगा। यानी 45 में जब आप 9 ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा। इतना सिंपल है। इसके बाद आपको डिवाइड करना होगा, यानी जब आप 657 का डिवाइड 657 का डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो P की वैल्यू आएगी वो 22 आएगी। यानी आपका डिवाइड होने के बाद जो क्यूशियंट आएगा वो 22 आएगा। यानी P की जो है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है, यानी जो P की वैल्यू है वो 22 है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ट्राई करना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ बोलना चाह रहा है कि इफ द HCF ऑफ, यानी हमारे पास दो नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का जो HCF है वो इस गिवन नंबर के बराबर है। यानी हमारा जो HCF है वो किसके बराबर है, ये जो गिवन नंबर है इनके बराबर है। अब आपसे बोल रहा है कि आपको A की वैल्यू बतानी है। पहले तो आपको A की वैल्यू बतानी है। जब A की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देना। मान लेते हैं A की वैल्यू 5 आ गई, मान लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 2 माइनस के 5 करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऊपर वाला पहले जैसा ही है। पहले तो आपका जो एचसीएफ आएगा उसको इस नंबर के बराबर करना, उसके बाद ए की वैल्यू निकाल लेना, ए की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देना, यानी ए की जगह वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद आंसर बताना। इसका आंसर जो आएगा वो 21 आएगा। आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये वाला टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन कराए मैंने, आपको कॉपी में 1 क्वेश्चन उतारना है। चलिए रक्षी जी बढ़िया। चलिए अब आगे आते हैं। अब हमारे पास जो है 11 टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 12th टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले हम क्या समझेंगे, एक टॉपिक समझेंगे। जरा देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। अच्छा, ये वाली स्लाइड पहले भी आई थी, लेकिन मैं दोबारा ला रहा हूँ ताकि आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। जो डिवाइड, ये हमारा डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। यहाँ पे हमारे पास क्यूशेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। चलिए भविष्य जी आ गया अभी, बढ़िया। इसके बाद हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे हमने जब 3 का डिवाइड किया 12 में, तो क्यूशेंट कितना आया, 4 आया, आप जानते हो, और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो देखो जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है। मैं यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैंने पहले भी समझाया था, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इसे मुझे दोबारा समझाना पड़ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने 12 में एक ऐड कर दिया, यानी 13 लिया है मैंने यहाँ पे, यानी यहाँ पे पहले 12 था, अब हमने 13 लिया यहाँ पे, तो जब आप 3 का डिवाइड 13 में करोगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार बचा, 12 हो गया। यहाँ पे बचा कितना, रिमाइंडर 1 बचा। अब हम ये बोल सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट देखो डिवाइजर से छोटा आ रहा है, यानी 3 से छोटा आ रहा है 1। इसी तरीके से देखो, अब हमने 13 की जगह 14 ले लिया, तो जब आप 3 का डिवाइड करोगे 14 में तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, बचा कितना, 2 बचा। कि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। देखो आप देख रहे हो 2 जो है 3 से छोटा है। चलिए रक्षी जी बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अब देखो, हमने यहाँ पे 14 की जगह 15 कर लिया। अब देखो फिर से जब डिवाइड करोगे 15 में आप, तो 5 बार जाएगा, लेकिन इस बार रिमाइंडर फिर से 0 आ रहा है। तो आप देखो हर केस में जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, हर केस में जो रिमाइंडर है, एक मिनट, हर केस में जो रिमाइंडर आ रहा है ये वाला, वो हमेशा डिवाइजर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये जो डिवाइजर है उससे क्या आता है, छोटा आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, देखो 1 है, 2 है, बट हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो बस आपके बल्ले बल्ले है। ये जो रिमाइंडर होता है वो हमारा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर देखो यहाँ पे क्या था, 3 था, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है बीच नीचे वाले, वो हमेशा 3 से छोटे आ रहे हैं। तो याद रखना एक बार फिर से कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। चलिए अब आगे आते हैं एक बार। तो हमने लास्ट टाइम देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, डिविडेंड, यानी ये जो डिविडेंड है वो किसके बराबर है, डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। ये दोबारा रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर से इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस के रिमाइंडर, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लेना। सर जी इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो दो सिंबल है, एक तो ग्रेटर देन है और एक इक्वल है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डंडा, और ऊपर वाला तो ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो सकता है। समझ में आ गया होगा, जो 0 है वो रिमाइंडर के इक्वल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन का साइन। बस इतना सिंपल है। अब कोई डाउट हो पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है उसको मैंने बी माना है। याद रखिएगा जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां भी मैं डिवाइजर को बी मानूंगा। ठीक है, तो अभी से समझ लीजिए आप। और जो यहाँ पे डिविडेंड है उसको मैंने क्या माना है, ए माना है, याद रखना। और जो क्यूशेंट है उसको मैंने क्यू माना है, आगे क्वेश्चन में भी क्यू मानूंगा, इसको ए मानूंगा, याद रखना। और जो रिमाइंडर है उसको हमने यहाँ पे क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही माना है, आप भी ऐसे ही मान लो। आप कुछ और भी मान सकते हो, बट जो एनसीईआरटी मान रही है उसको हमने मान लिया। ठीक है, आप कुछ और भी मान सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास फिर से लगाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारे पास क्या होगा,
कि डिविडेंड, एक मिनट, डिविडेंड यानी ए किसके बराबर होगा, डिवाइजर इंटू क्यूशियंट यानी बी इंटू क्यू प्लस के आर रिमाइंडर के। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। डिवाइजर यानी ये वाला, यानी बी से हमारा छोटा होगा। किसी भैया कोई भी डाउट हो पूछ लेना। संध्या जी कोई डाउट हो पूछ लें, लॉजिक क्लियर हो गया। याद रखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं इसे हम। और आपको कल लास्ट टाइम भी बता दिया था कि अगर लेमा को हम काफी बार यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम बोल देते हैं। लेमा को काफी बार यूज जब करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। अब जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे वही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं ए और बी, अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, और मान लेते हैं ए जो है बड़ा नंबर है बी से, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा एक यूनिक इंटीजर है क्यू, सच दैट, यानी अगर हमारे पास मान लेते हैं एक नंबर ए है जो बड़ा है बी से, तो हमारे पास एक क्यू भी होगा और एक आर भी होगा, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। इतना सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। और जो आर होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट बी से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। तो याद रखना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, बी क्यू प्लस के आर। आगे वाला जो होता है ये डिवाइजर होता है, ये क्यूशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, और ये डिविडेंड होता है। बस इतना सिंपल है। और कोई भी डाउट हो पूछ लें। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं ये जो हमारा डिवाइजर था, ये जो डिवाइजर था वो हमने 3 मान लिया। डिवाइजर को हमने क्या मान लिया, 3 माना। अब जब डिवाइजर को हमने 3 माना तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी इसमें हम b की जगह क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। एक तो b की जगह यहाँ 3 मान लेते हैं, एक b की जगह हम यहाँ 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी समझ लीजिएगा। मान लेते हैं हमने b को माना 3, क्वेश्चन में भी ऐसे दिया होगा b 5 है b 6 है, तो हमने b को क्या माना 3, तो यहाँ पे हम b की जगह 3 यहाँ पुट करेंगे और b की जगह 3 यहाँ पुट करेंगे। बस इतना सिंपल है। तो अब देखते हैं अब क्या करें। तो जब आप b की जगह 3 पुट कर दोगे यहाँ पे, यानी जो डिवाइजर है वो हमारा 3 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी a किसके बराबर है, डिवाइजर इंटू क्यूशिएंट, यानी 3 इंटू क्यू के बराबर, 3 इंटू क्यू, और प्लस के रिमाइंडर। और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से, इस केस में डिवाइजर 3 है तो 3 से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। इतना सिंपल है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। अब देखिए समझते हैं कैसे। अब देखो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा 3 से छोटा होगा। हमारा जो r है वो 0 हो सकता है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और r की वैल्यू 2 भी हो सकती है। याद रखिएगा 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन बन रही है कि r 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। बस इतना सिंपल है। अब चलो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे, देखें यहाँ पे r था, r को एक बार हमने क्या माना, 0 माना, क्योंकि दो कंडीशन 0 बन रही है। तो r को हम एक बार यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पुट करा है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस r क्या था, 0 था पहली कंडीशन में, तो हमने 0 पुट कर दिया। अब 3q प्लस 0 क्या होता है, 3q होता है। इतना सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अब चेक करो, r को हमने एक बार 1 मान लिया। जब r को 1 मान लिया तो यहाँ पे r को 1 पुट करो, तो हमारे पास क्या बन गया, 3q प्लस के 1 बन गया। इसी तरीके से अब चेक करो, r हमारा क्या था, 2 था, तो एक बार हमने r की जगह 2 मान लिया, r की जगह 2 मान लिया, तो हमारा नंबर क्या बना, a इज इक्वल टू 3q प्लस के 2। तो ये हमारा फाइनल है। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लें। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि अगर हम डिवाइजर को 3 मान लेते हैं तो किस किस तरीके से हम वैल्यू को पुट करेंगे। बस इतना आपको समझना है। और कोई डाउट हो पूछ लें यहाँ तक। राठौड़ जी को भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो फिर से आ जाते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, वेयर जो हमारा r है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट b से छोटा होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कि b5 है। जब क्वेश्चन में हमसे b5 बोल रहा है तो जरा सा फिर से आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में b5 पुट करते हैं। b मतलब क्या था, आपका डिवाइजर था, तो डिवाइजर हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, बच्चों की तरह समझते हो।
तो बी की जगह मुझे यहाँ पे 5 पुट करना होगा, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया, और हमें बी की जगह यहाँ पे 5 पुट करना होगा यानी डिवाइजर की जगह, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 5 पुट कर दिया। इतना सिंपल है, क्योंकि हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड यानी ए इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशिएंट, तो 5 इंटू क्यू और प्लस के आर, ठीक है। और जो हमारा आर होगा वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा डिवाइजर इस केस में 5 है उससे छोटा होगा। अब फिर से वैल्यू पुट करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। अब इसके बाद जरा समझिएगा, अब हमारे पास जो r है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट 5 से छोटा होगा। तो r की पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या है, तो r की पॉसिबल कंडीशन क्या क्या है, 0 भी हो सकता है r, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या लग गई कि जो r है वो हमारा 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट 5 से छोटा होगा। तो हमारे पास 4 कंडीशन लग गई। अब हम r की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। इतना सिंपल है। और आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम यही सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो जरा देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहली बार हमने r को क्या माना, 0 माना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा 0 आ रहा था। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 क्यू हो गया। इसके बाद देखो r की जगह हमने क्या माना है, 1 माना है, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 क्यू प्लस 1 हो गया। अच्छा, इसके बाद जरा समझना, r को हमने क्या माना है, 2 माना है, तो r को जब हम 2 मानेंगे तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो 5 क्यू प्लस 2 हो गया। एक बार हमने r को क्या माना है, 3 माना है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। एक बार हमने r को क्या माना है, 4 माना है, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है यहाँ पे। बस इतना सिंपल है। यानी हमारे पास यही सारे कंडीशंस क्या है, पॉसिबल हैं। अब किसी भैया कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। यानी अगर आप b को 5 मानते हैं, अगर आप b को 5 मानते हैं, तो ये सारी जो वैल्यू है वो a की सारी वैल्यू पॉसिबल है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक बताइएगा, अगर मैं b को 4 मान लेता हूं, जरा आप ही मुझे बताएं। अगर b को मैं 4 मान लूं, तो आप मुझे बताओ a की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जरा आप मुझे बताएं। अगर b को मैं 4 मान लूं तो a की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, आराम से बताओ आप। तो हमारे पास क्या है, अगर आप b को 4 मान लेते हैं, 4 मान लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस के r, ठीक है। और वेयर हमारे पास क्या होगा, मैं कॉमा लगा रहा हूँ, 0, r जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट b हमारे पास क्या था, 4 से छोटा होगा, ठीक है, 4 से छोटा होगा। यहाँ थोड़ा छोटा सिंबल बना दिया मैंने। यानी जो r की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकता है, हाँ रक्षित जी बिल्कुल चेक कर लिया मैंने आपका, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा r है वो 4 से छोटा है। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4q प्लस के 0, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4q प्लस के 1, ठीक है, आपको ऐसे ही पुट करना है। फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस के 2, बच्चों की तरह। और लास्ट a इज इक्वल टू 4q प्लस के 3, r जो है हमारा 3 है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, किसी भैया कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा।